जय हिंद दोस्तों। आज हम ACIO का पेपर अपना शिफ्ट 3 का पेपर करने वाले हैं। ACIO IB का पेपर, ठीक है, जो कि हमारे शिफ्ट 3 17 जनवरी 2024 का शिफ्ट 3 का पेपर है। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। जीके क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से अंदाजा लग जाता है कि जीके क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, क्योंकि अभी PCS का एग्जाम मार्च में होना है, तो लगभग इस तरीके के क्वेश्चन PCS में आते हैं और PCS जैसे क्वेश्चन इस पेपर में आए हैं, है ना। और एसएससी के कई सारे एग्जाम में हमें इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब तो एक एक मतलब 25 में से एक दो क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाएंगे, वरना वन लाइनर है तो फिर मिलना ही मिलना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वह अधिकतम उपलब्ध आय जिसे किसी देश द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर बचाया और खर्च किया जा सकता है, तो वो हमारी कहलाती है क्या? राष्ट्रीय प्रयोजन आय। इसको हम राष्ट्रीय प्रयोजन आय के रूप में जानते हैं, जो किसी वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर बचाया और खर्च किया जाता है, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो एवरीवन नोस अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य के द्वारा, जिनको हम चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, इन्हीं का ही नाम है। तो अर्थशास्त्र हमारा कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वही 3 आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि तीसरी योजना की विफलता यानी रुपयों के अवमूल्यन मीन्स कमी होना, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए के साथ साथ मुद्रास्फीति की मंदी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना को स्थगित करना पड़ा था। अब देखो, तीसरी योजना की विफलता यानी रुपयों के अवमूल्यन के कारण के साथ साथ मुद्रास्फीति के मंदी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना को स्थगित करना पड़ा था। नहीं, ध्यान कीजिए, आपकी 3 पंचवर्षीय योजना लगातार हुई थी, उसके बाद फिर एक एक साल का योजनाएं आई थी, है ना, एक एक साल की योजनाएं। उसके बाद फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी। तो अगर मैं आपसे बात करूं, देखो, तीसरी पंचवर्षीय योजना, हमारी जो थर्ड पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक थी? ये गॉडगिल समिति पर आधारित थी, गॉडगिल मॉडल पर, 1961 से लेकर 1966 तक ये हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। और चौथी पंचवर्षीय, अब इसके बाद 66 के बाद 67, 68, 69, ये 3 साल एक एक वार्षिक योजना चलाई गई सरकार के द्वारा। फिर 1969 से लेकर 1974 तक, 1969 से लेकर 1974 तक हमारी क्या हुई? चौथी पंचवर्षीय योजना आई। और 1974 से फिर 1978 तक, ये सिर्फ 4 साल तक ही चली थी, क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी फिर वहां पर 1978 तक। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, जहां पर गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, अब देखो 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये हमारी 1974 से लेकर 1978 तक ही चली, सिर्फ 4 साल तक ही चलाई गई थी ये। ठीक है, और गरीबी हटाओ का नारा इसी में दिया गया था। ये योजना लगभग विफल रही थी। तो इसमें पूछ रहा है कि इन दोनों में से बताइए कौन सा सत्य है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 3 वार्षिक योजना शुरू की गई थी। नहीं भाई साहब, 5वीं पंचवर्षीय योजना अपनी जगह पर पूरी पूरी चली थी, और जबकि हमारी ये ए स्टेटमेंट सही है और बी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना। जबकि तीसरी योजना के बाद हमारी 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, 5वीं के बाद नहीं। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टेटमेंट 2 दिए गए हैं आपको कि भारत में वैधानिक निकाय संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, भारत में जितने भी लेजिस्लेटिव निकाय बनाए जाते हैं, वैधानिक निकाय, वो सब संसद के एक अधिनियम के द्वारा बनाए जाते हैं। संविधान में कार्यकारी निकाय का उल्लेख नहीं है। बिल्कुल नहीं है, संविधान में कार्यकारी निकाय का कोई उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी हमारे दोनों ही सत्य हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है आपको दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टेटमेंट फिर से दी गई है। 2024 तक एक पार्टिकुलेटर मैटर PM प्रदूषण को 10 से 15% तक कम करना भारत के नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP का ध्येय है। ठीक है, ये ध्येय है क्या इनका? या फिर दूसरा देखिए, दूसरा क्या है
कि जल जीवन मिशन 2024 तक निजी घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। कौन? जल जीवन मिशन। ये बिल्कुल सही बात है, उनको निजी घरेलू कनेक्शन करना है और सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता हासिल करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें तीसरा स्टेटमेंट है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन प्लान NEMMP का लक्ष्य जो है वो हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहन देना है और राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा प्राप्त करना है। ये भी बिल्कुल सही है। और फेम इंडिया स्कीम जो है, फेम इंडिया स्कीम जो किस लिए है? देखो, फेम का पूरा नाम लिखा हुआ है इसमें, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। ठीक है, जो कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन प्लान NEMMP का एक भाग है और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, जहां पर आपका पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, 2024 तक नहीं, 2030 तक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 6वां कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था? एवरीवन नोस कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान अपनाया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? लागू किया गया था। ठीक है, जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इसको अपनाया किया गया था, एडॉप्ट 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हम 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखना, परीक्षा में कई बार आया है कि 26 नवंबर वो संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि स्टेटमेंट दी गई है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, इन सब के बारे में देखिए जरा ध्यान से कि विधान परिषदों में पहुंचने के लिए मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1925 के आखिर में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन CR दास, चितरंजन दास जो कि और मोतीलाल नेहरू के द्वारा बिल्कुल सही किया गया था, बट 1925 में नहीं, कब? 1923 में, है ना, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। आगे क्या लिखा है? मतलब पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। दूसरा है 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होने का एक महत्वपूर्ण कारण रोलेक्ट एक्ट था। बिल्कुल सही बात है। रोलेक्ट एक्ट मतलब बिना अपील बिना दलील का एक कानून था 1919 का। इसी के कारण ही असहयोग आंदोलन 1920 का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। अब देखो, पहला गलत है, पहला गलत है, पहला गलत है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा। और तीसरा भी पढ़ लेते हैं, आइए कि 1927 में साइमन कमीशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अधिकांश अन्य भारतीय राजनीतिक दलों ने बहिष्कार किया था। बिल्कुल, आजाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया में सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनर्गठित किया गया था। किसको? आजाद हिंद फौज को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। IB में सिर्फ BC क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 8वां, लेकिन BC वो देखो आपके कम से कम 50 के बराबर हैं। ये देख लीजिए, 8वें क्वेश्चन में स्टेटमेंट फिर दी गई है, हमें ध्यान से देखना। लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने घुड़सवार सेना में धोखाधड़ी को रोकने के लिए घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने तो घोड़ों को दागने की प्रथा जो है, बिल्कुल सही बात है, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। कौन सी? दाग प्रथा। क्वेश्चन इसका दूसरा स्टेटमेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक जो MBT हैं हमारे, राजधानी को इन्होंने क्या किया था? दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने के लिए इनको जाना जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, तीसरा स्टेट, अब देखो 1 और 2 सही हैं, तो 1 और 2, 1 2 यहाँ से हट गया, ये भी हट गया। अब बचे हैं पहला और दूसरा ऑप्शन में। तीसरा एक बार पढ़ लेते हैं कि केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करने के लिए बलबन द्वारा एकता प्रणाली समाप्त कर दी गई थी। नहीं भाई साहब, एकता प्रणाली को जो है वो किसने समाप्त किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, एकता प्रणाली को इल्तुतमिश के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। जिसको शुरू किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, एकता प्रणाली को, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया था एकता प्रणाली को, लेकिन इसको स्टार्ट किसने किया था? अलाउद्दीन फिर खिलजी ने। ठीक है, तो यहाँ तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, बल्कि पहला दूसरा सही है। आपसे बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, ये कब की थी? 1327 ईस्वी में।
तो हमारे पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पर 1 और 2 आप करेक्ट कर लेंगे। 9वां है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिंदी के बाद बांग्ला दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। तो बिल्कुल सही बात है, हिंदी के बाद सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वो है बांग्ला। दूसरा ऑप्शन है कि उर्दू प्रायः दक्कन क्षेत्र से संबंधित है और इसके साहित्य में प्रसिद्ध दक्कन काव्य शामिल है। बिल्कुल सत्य बात है ये भी। तीसरा है कि दूसरे सिख गुरु कौन थे? गुरु अंगद द्वारा विकसित। अब यहाँ पूछा जाता है एसएससी में कि गुरुमुखी लिपि जो है वो किसने दी थी? गुरु अंगद ने। ये सिखों के कौन से गुरु हैं? दूसरे गुरु हैं। का उपयोग करने के कारण पंजाबी भारतीय भाषाओं में अद्वितीय है। तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1 2 3 तीनों ही अपना सही जवाब हो जाए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि क्रोमाइट का सबसे अधिक भंडार कहाँ पर है? तो क्रोमाइट का सबसे अधिक भंडार उड़ीसा में है और ये 90% के रूप में हमें देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा भारत के अंदर क्रोमाइट उड़ीसा राज्य में है। कितने परसेंट है? 90% है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है कि स्टेटमेंट है फिर से आपके सामने और देखिए ध्यान से कि खुले में शौच को खत्म करना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुरक्षा करना स्वच्छ भारत मिशन का ध्येय है। बिल्कुल सत्य बात है ये। दूसरा ऑप्शन क्या है कि स्मार्ट सिटी मिशन अन्य शहरों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बनाने के लिए सतत और समावेशी विकास पर केंद्रित है। ये भी बिल्कुल सही है। स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन जो है हमारा, अटल मिशन किसके लिए है भैया? अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 योजना 1 अक्टूबर 2022 को 5 वर्ष की अवधि अर्थात 2022-2023 से वित्तीय वर्ष 2026-2027 तक के लिए शुरू की गई थी। नहीं, सिर्फ यही गलत है, ये 2030 तक के लिए आगे इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो तीसरा गलत हो जाएगा हमारा। सिर्फ यहाँ पर सही होगा पहला और दूसरा ऑप्शन। आपसे बात करते हैं, अगर हम देखो अटल मिशन जो हमारा है, ठीक है, सॉरी अटल मिशन नहीं, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना ये हमारी शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को इसको शुरू किया गया था अटल वो स्वच्छ भारत योजना को, और इसको लगभग पूरा पूरा करने का जो लक्ष्य रखा गया था इन्होंने 2 अक्टूबर 2019 को ये पूरा करने का लक्ष्य इन्होंने रखा था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि त्रिपिटक जो है वो किससे संबंधित है? त्रिपिटक हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी 2। तो ये सरल सा हो जाएगा, एक प्रकार का क्वेश्चन है ना, ये एसएससी के लिए काफी ज्यादा सुटेबल रहता है। 13वां है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा जो है वो कैसी है? तो जीवन प्रत्याशा पुरुषों की जो है वो महिलाओं की तुलना में कम है। ठीक है, मतलब पुरुष कम जी पाते हैं महिलाओं की तुलना में, और ये जो है वो 90% देखने को मिलती है हमें। सॉरी 90% नहीं, यहाँ परसेंटेज कहाँ, यहाँ सीधा आंसर है कि भारत में महिलाओं की तुलना में कम है पुरुषों की जीवन प्रत्याशा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए ध्यान से। पहला स्टेटमेंट है कि संसद कानून द्वारा किसी राज्य से किसी क्षेत्र को पृथक करके या 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को जोड़कर या किसी क्षेत्र को किसी राज्य के एक भाग से जोड़कर या नया राज्य बना सकती है। बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा है कि संसद जो है वो कानून द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र कम कर सकती है। करेक्ट, ये भी सही है। संसद कानून द्वारा किसी राज्य की सीमाओं के नाम में परिवर्तन कर सकती है और संसद कानून द्वारा किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। तो ये सब आर्टिकल 3 में देखने को मिलता है हमें। तो यहाँ पर 1 2 3 4 सभी ऑप्शन हमारे सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। क्या हुआ? हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से स्टेटमेंट दिया गया है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिले हमें आईबी के पेपर में। ठीक है, क्योंकि यही ऐसे आईपीएस और आईएएस के एग्जाम में आते हैं, है ना, यूपीएससी पीसीएस में अपने और आईएएस में। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि पहला स्टेटमेंट, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक देश है और चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि दलहन उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है और चावल में दूसरे स्थान पर है। चावल में प्रथम है चाइना। दूसरा ऑप्शन, भारत में हरित क्रांति के कारण मुख्य रूप से
कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गेहूं के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। बिल्कुल सही बात है। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संबंध आधार पर है। महालनोबिस जो मॉडल पर बनी थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तीसरा है कि काली मिट्टी, जो कि जिसको हम रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाते हैं। देखो यहीं से क्वेश्चन सीधा क्रिएट होता है कि काली मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं? रेंगुर मिट्टी के नाम से। ठीक है, इसमें कौन सी फसल सबसे ज्यादा अच्छी उगती है? कपास की फसल। कपास सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होता है? गुजरात के अंदर। ठीक है, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन यहाँ देखो पेपर का लेवल थोड़ा हाई है, तो तीनों ही सही हमारे स्टेटमेंट है, 1 2 3। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने लिखा है कि बौद्ध वास्तु कला की निम्नलिखित में से किस संरचना का उपयोग भिक्षुओं के रहने के निवास स्थान के रूप में किया जाता है? तो ये हमारे जो है उनके निवास स्थान को हम विहार के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? विहार के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्टेटमेंट फिर से 4 है, और देखो फिर आपके लिए समस्या खड़ी कर देंगे ये। आइए देखते हैं। लिखा है कि 4 आर्य सत्य हमारे जो बौद्ध धर्म के हैं। एक सेकंड, पीडीएफ थोड़ी स्लाइड खिसक जाती है ये। हाँ, लिखा है कि 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है। अब ये इनके 4 आर्य सत्य कौन है, मैं बता देता हूं आपको। देखो कौन कौन से हैं। दुख, दुख का कारण। पहला है दुख, दूसरा है दुख का कारण, तीसरा है दुख से मुक्ति, और चौथा है कि दुख से मुक्ति का मार्ग। ठीक है, ये 4 हैं। दुख, दुख से कारण, दुख से मुक्ति और दुख से मुक्ति का मार्ग। ये इनके 4 सत्य बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 2 3 और 4 हटा देंगे। ठीक, दूसरा पढ़ेंगे। आइए, बौद्ध धर्म में अनंतता की अवधारणा स्थायी आत्मा के अस्तित्व को नकारती है। यस, ये कहते हैं आत्मा कभी स्थायी नहीं हो सकती है, तो ये बात भी सत्य है। अनंतता जो इसको नकारती है। महायान बौद्ध शाखा ने बोधिसत्व की अवधारणा प्रस्तुत की। बिल्कुल सही है, क्योंकि बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। और महायान जो है यहाँ पर बौद्ध शाखा ने बोधिसत्व की अवधारणा प्रस्तुत की। छठवां है कि मिलिंदी पाहु जो है एक पाली ग्रंथ है। मिलिंदी पाहु एक पाली ग्रंथ है जिसमें भारतीय यूनानी शासक मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच संवाद दर्ज है। तो यहाँ 1 2 3 4 चारों ऑप्शन हमारे सही आंसर होंगे। अगला आ गया तुगलक वंश। तुगलक वंश का अंत निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया था? तुगलक वंश का अंत जो है वो तैमूर के द्वारा किया गया था। देखो तुगलक वंश की स्थापना आपको पता होना चाहिए किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने कब की थी? 1320 ईस्वी में। और इसके जो अंत हुआ था जो तैमूर के द्वारा, तैमूर ने इस तुगलक वंश का अंत 1398 ईस्वी में कर दिया था लगभग, है ना। और जो तुगलक वंश है इसने 1320 से लेकर टोटल गयासुद्दीन तुगलक ने अपने 1320 से लेकर 1414 तक 1414 तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो 18वें का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा। 19 में लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट 4 है, फिर से बताइए कौन सी सही है। देखो, भारतीय मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून में विभाजित किया गया है। बिल्कुल करेक्ट बात है ये, तो है कि नहीं है कि भारतीय मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून है, और हमारा साउथ वेस्ट मानसून है, जहाँ से हमारा केरल, साउथ वेस्ट से पूरा केरल राज्य पूरे भारत में वर्षा होती है, और नॉर्थ ईस्ट से है जो उत्तर पूर्वी मानसून, यहाँ से भी वर्षा होती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला करेक्ट है, यहाँ पहला करेक्ट है, ये हटा दीजिए। लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती अवमानों के बनने से संबंधित है, तो ये क्या सही है? बिल्कुल, लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से उठता है यहाँ पर। तीसरा है कि पश्चिमी विक्षोभ, एक सेकंड, ये क्या हुआ? वापस नहीं आएगा। पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी का प्रमुख कारण है, ये भी बिल्कुल सही है। पश्चिमी विक्षोभ जो है हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी का कारण है। और चौथा है कि अल नीनो भारत में मानसूनी वर्षा बढ़ाने वाला एक प्रभाव माना जाता है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन गलत है। अल नीनो जो है वो सूखल आती है, ना कि क्योंकि वार्म करंट होती है अल नीनो, ये सूखल आती है, कभी वर्षा नहीं करती है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, है ना। और आपके 1 2 3 ये ऑप्शन सही होगा। चलिए, वीडियो का हमारा लास्ट, इस वाले पेपर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और नीचे आंसर की है उसके, तो आंसर की आपको नहीं दिखाना, आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ
देखिए पहला स्टेटमेंट, भारत के नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोत्साहित करने के ध्येय के साथ 8 मिशन शामिल हैं। तो बिल्कुल इसमें 8 मिशन शामिल है। अब 8 मिशन के नाम क्या हैं वो आपको नहीं बताता हूं मैं, लेकिन इसमें 8 मिशन शामिल है, इतना याद रखेंगे। अभी भारत में 2022 में नवीकरणीय जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, ये 9.83% की सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि देखी गई है, ये भी सही है। परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड PAT योजना जो है वो नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी के अंतर्गत एक पहल है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही होगा, तीनों ही ऑप्शन सही है। तो हमारे 217 तारीख का आपका जो थर्ड शिफ्ट का पेपर था GK का, मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं आपको फोर्थ शिफ्ट जो है 17 तारीख की, उसको मैं इस वीडियो के बाद में अगला वाला वीडियो वही लाऊंगा। ठीक, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद।